नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण 5 धंधाकीय इकाई के वित्तीय हिसाबी पत्रक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके कक्षा 11 में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह चैप्टर जो है आपको कक्षा 12 में भी आपको के लिए महत्वपूर्ण है और 11वीं में भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अभी तक हमने रोज नामचा, सहायक बही, खाता बही, खतौनी और उसके बाद जो है कच्ची तलपट जिसको हम सकल तलपट कहते हैं, तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप जब सीखा, अब उसके बाद हम जो है कंपनी का या धंधे का या साझेदारी पीढ़ी का जो फाइनल अकाउंट्स, जो उसका जो है वार्षिक हिसाब किस तरह बनता है, आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न इसमें जो पूछा गया है या जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत कठिन भी नहीं है और आपको आसानी से समझ में आए, इस तरह से ये टॉपिक है। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर, जैसे आपको यहाँ देखिए समझाया भी गया है इसके अंदर किताब में ही कि वित्तीय पत्रक यहाँ पर शब्द यूज किया गया है। तो वित्तीय पत्रक के बारे में बताया गया कि वर्ष के अंत में तैयार किए जाने वाले वार्षिक हिसाब के लिए तैयार किए जाने वाले वित्तीय पत्रकों, ठीक है। तो वित्तीय पत्रक ये कौन से वित्तीय पत्रक हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि वित्तीय पत्रक धंधा की इकाई की विवरणवार या विगतवार आर्थिक परिस्थिति दर्शाता हुआ व्यवस्थित तरह से तैयार किया गया। यहाँ पर वृत्तांत शब्द है, इसको अहवाल कहते हैं, तो अहवाल या रिपोर्ट है। प्रणालिकागत तरह से वित्तीय पत्रकों में मूलभूत तरह से निम्नलिखित दो पत्रकों का समावेश किया जाता है। उसमें आता है, पहला है कि व्यापार और लाभानी खाता। तो व्यापार और लाभानी खाता ये परिणाम दर्शक है, इसमें आपको धंधे का इकाई का परिणाम मालूम पड़ता है, लाभ या हानि। धंधा की इकाई के पूरे वर्ष के हिसाबी समय अवधि दौरान कमाए गए लाभ या हानि का परिणाम दर्शाता हुआ यह पत्रक है। और दूसरा पत्रक आता है पक्की तलपट, जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। तो यह धंधा की इकाई की आर्थिक स्थिति को दर्शाता हुआ पत्रक है। ये दो पत्रक आपको मुख्य सीखना होता है, एक लाभ हानि का परिणाम दर्शाता पत्रक, लाभ अथवा हानि का, और दूसरा कि इकाई का या धंधा की इकाई की परिस्थिति को दर्शाता हुआ जो है पत्रक, जिसको हम कहते हैं पक्की तलपट। तो ये आपको इन्हीं इसी तरह से मुख्य जो व्यापार, लाभानी खाता, लाभ या हानि दर्शाता पत्रक है वो, और जो आर्थिक स्थिति दर्शाता पत्रक है पक्की तलपट, जिसके कहते हैं आर्थिक चिट्ठा, इनके बारे में आज हमको अभ्यास करना है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में समझते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तैयार किया है कि वित्तीय पत्रक हमने देखा, वित्तीय पत्रक में व्यापार खाता, लाभानी खाता, ये जो है परिणाम दर्शाता पत्रक है। और उसके बाद आर्थिक स्थिति दर्शाता हुआ पत्रक दूसरा है, ये पक्की तलपट है। तो अब इसमें हम खातों के बारे में थोड़ा डिटेल प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको संक्षिप्त में व्यापार खाता समझाने का प्रयास किया है कि इसके अंदर इकाई का व्यापार खाता किस तरह से बनता है। तो उसके बारे में देखिए आप, तो इसका प्रारूप इस तरह से होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो यहाँ बताया गया है कि व्यापारी का नाम, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, श्री व्यापारी का नाम आएगा, तारीख वर्ष की अंतिम तारीख 31 मार्च जो भी वर्ष हो के दिन पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, इसकी हेडिंग बनेगी। और उसके बाद इसके दो पक्ष होंगे, उधार और जमा पक्ष। अब इसमें विवरण और रकम, उधार पक्ष में और जमा पक्ष में भी विवरण और रकम, ऐसे कॉलम इसमें बनाए जाते हैं। और इसमें उधार पक्ष पहले समझते हैं अच्छी तरह से। प्रारंभिक स्टॉक, तो माल का प्रारंभिक स्टॉक अगर आपको दिया है, कहाँ दिया रहेगा, ये सब सकल तलपट में आपको दिया रहेगा और उसके आधार पे आपको इसको बनाना होगा। तो सकल तलपट में प्रारंभिक स्टॉक अगर दिया है तो उसे आप व्यापार खाते में कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। सकल प्रारंभिक स्टॉक जो होता है, जैसे मान लो आप 2020 का हिसाब तैयार कर रहे हैं, तो 2019 का जो अंतिम स्टॉक होगा वही 2020 का क्या बनेगा, प्रारंभिक स्टॉक बनेगा। इसको हमेशा आपको उधार में दर्शाना है। उसके बाद आता है खरीदी, माल की खरीदी का जो व्यवहार होगा, तो माल की खरीदी में खरीदी की रकम होगी उसको लिखेंगे और उसमें से
अगर वर्ष दौरान खरीद में वापसी हुई है तो वापसी घटाएंगे, और उसी में से अगर अन्य तरह से माल गया हो, जैसे आहरण से गया माल, चोरी से गया माल, दान में दिया माल, ऐसा अन्य किसी भी तरह से माल गया हो तो उसको भी आप खरीदी में से घटाएंगे। तो इस तरह से आप जब इसको माइनस करेंगे तो आपको बाहर जो रकम मिलेगी वो कहेंगे शुद्ध खरीदी, उसको कहा जाएगा। फिर आता है माल की खरीदी के खर्च। अब माल की खरीदी के जो खर्च होंगे वो आपको व्यापार खाते में उधार पक्ष में लिखना है। तो इसमें कौन सा खर्च आता है, जैसे मजदूरी, बराबर, माल को मंगाने की मजदूरी, बराबर, तो मजदूरी जो है वो खर्च में आ जाएगा। आवक माल गाड़ी किराया, ध्यान रखना अच्छी तरह से, आवक माल गाड़ी किराया दो होता है, एक आवक माल एक जावक माल। आवक माल जो है वो खरीदी से संबंधित खर्च है, अपने ने माल मंगाया तो उसका आवक माल गाड़ी किराया जो है वो खरीदी खर्च माना जाता है, उसको व्यापार खाते उधार करते हैं। और जावक माल गाड़ी किराया वो अपना बिक्री का खर्च है, अपने ने माल बेचा उसका खर्च है, तो वो खरीदी के अलावा का खर्च है, इसलिए उसको हम लाभांश खाते में ले जाएंगे, उसको यहाँ नहीं लाएंगे, तो ध्यान रखना। और हम लोग भूल से क्या करते हैं कई बार कि आवक माल गाड़ी खाता उधार, आवक माल गाड़ी किराया खाता उधार लिख देते हैं, बराबर, और जावक माल गाड़ी किराया खाता जमा कर देते हैं। ऐसा नहीं, आवक माल गाड़ी किराया भी खर्च है, जावक माल गाड़ी किराया भी खर्च है, वो अन्य खर्च है, खरीदी के अलावा खर्च है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लाभांश खाते में। और यहाँ पर हम आवक माल गाड़ी किराया ही खाली यहाँ पर लिखेंगे व्यापार के उधार में। फिर आता है रेलवे नूर किराया, जो आपका माल जो है मंगाया जाएगा रेलवे से के द्वारा, अन्य के द्वारा, तो उसका किराया खर्च हुआ वो। उसके बाद आता है इसके अंदर एक शब्द है डेमरेज, आपको बार बार दिखाई देगा, तो डेमरेज शब्द। अब अगर आप पूछे कि ये खरीदी खर्च है, आपको समझना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, व्यापार खाते में उधार आएगा। डेमरेज है क्या, अगर आपको समझाना हो तो बता सकते हैं कि रेलवे या बंदरगाह पर से माल की डिलीवरी अगर आप लेने में देरी करते हैं, या धंधे का मालिक माल आ गया उसका रेलवे के या बंदरगाह के गोडाउन में पड़ा हुआ है और वो माल का डिलीवरी लेने में देरी करता है, तो उसको जितना दिन वो देर करेगा उतने दिन का उसको एक्स्ट्रा दंड की रकम चुकानी पड़ती है, उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो जो अतिरिक्त रकम चुकाना पड़ता है वही उसको क्या कहा जाता है, डेमरेज। यानी माल मंगाया और माल गोडाउन में पड़ा रह गया रेलवे या बंदरगाह में, तो उनका अमुक दिन तक छूट होता है, अमुक दिन के बाद उस पर वो लोग चार्ज करते हैं पैसा, तो जो चार्ज उन्होंने एक्स्ट्रा लगा लिया वही डेमरेज खर्च है। तो ये हमेशा क्या होगा, खरीदी खर्च कहा जाएगा, इसको ध्यान रखना। दूसरा आता है दरमाया। अब दरमाया क्या कहा जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दरमाया का मतलब होता है मासिक वेतन या मासिक पगार, बराबर, तो ये इसको भी हमको खरीदी खर्च के अंदर इसको समावेश कर लेना चाहिए। उसके बाद एक आता है इसके अंदर खर्च है खराजात खर्च। अब खराजात खर्च के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यह एक तरह का मजदूरी, खराजात खर्च जो है मजदूरी है, या जैसे माल का बिगाड़ हो गया तो उसके कारण माल के पीछे होने वाला खर्च जो है वो खराजात है। यानी क्या बोलेंगे आप, मजदूरी या बिगाड़ के कारण माल के पीछे होने वाला खर्च जो है वो क्या कहा जाएगा, खराजात खर्च कहा जाता है। आप ऐसा इसको समझा सकते हैं। फिर एक इसमें खर्च आता है वारफेज। वारफेज क्या है, तो माल भेजने वाले स्थल पर से किराया कम गिना गया हो तो दी जाने वाली अंतर की रकम को क्या कहेंगे, वारफेज। जहाँ से माल हमने मंगाया है वहाँ से किराए का पेमेंट कम हो गया है, तो जितना कम हुआ था उतना फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो अंतर की रकम है वही वारफेज कहा जाएगा। इसको भी हम खरीदी खर्च के रूप में उधार करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर जमा पक्ष देख लेते हैं। पहले जमा पक्ष में देखिए क्या क्या आएगा, पहले तो बिक्री आएगी, उसमें से अगर वापसी है तो घटा देंगे तो शुद्ध बिक्री आएगी। फिर उसके बाद भंगार का विक्रय वगैरह है तो यहाँ दर्शा देंगे। अंतिम माल का स्टॉक, आपने देखा प्रारंभिक माल का स्टॉक आपने कहाँ दर्शाया, यहाँ पर ये देखिए प्रारंभिक माल उधार पक्ष में दर्शाया गया, तो अंतिम माल का स्टॉक ये कहाँ दर्शाया जाएगा, जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। और इतना एंट्री करने के बाद फिर इसका हम टोटल करते हैं, और टोटल में अगर जमा ज़्यादा है तो उधार पक्ष में जो डिफरेंस आएगा उसको हम सकल लाभ कहेंगे। और सकल लाभ कहाँ लिखेंगे, लाभांश खाते में ले जाएंगे। जो हम लाभांश खाता बनाएंगे उसको हम लाभांश खाते में ले जाएंगे। तो इस तरह से, और अगर उधार का योग ज़्यादा हो गया तो उधार शेष हुआ यानी जमा में अंतर आएगा, तो जो जमा में अंतर आएगा उसको हम कहेंगे सकल हानि, अर्थात सकल हानि भी कहाँ ले जाएंगे, लाभांश खाते में ले जाएंगे। तो यानी दोनों में से कोई एक आएगा, या तो सकल हानि आएगी या तो सकल लाभ आएगा। तो अगर जमा शेष है यानी जमा का टोटल ज़्यादा है
तो सकल लाभ उधार का टोटल ज़्यादा है तो सकल हानि आएगी ये उत्तर में। तो इसका दो आंसर इस तरह से, दो तरह से आता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपको, एकदम आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए कि उधार पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक खरीदी जिसके अंदर वापसी घटती है, अन्य तरह से गया माल घटता है। उसके बाद खरीदी के खर्च शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, उनमें इन खर्चों का समावेश हो सकता है। वो मजदूरी होगी या आवक माल गाड़ी किराया होगा, रेलवे नूर होगा, डेमरेज होगा, दरमाया होगा, खराजात का खर्च होगा, वार्फेज होगा। मैंने इसको डिटेल में आपको समझा भी दिया, बराबर। और उसी तरह से जमा पक्ष में बिक्री होगी और बिक्री में वापसी घटाएंगे, भंगार का विक्रय हुआ, अंतिम माल का स्टॉक वगैरह हुआ। तो इतनी माहिती आपको दर्शा करके और अंतर निकाल लेने का, और अंतर की रकम अगर जमा शेष है तो सकल लाभ आएगा, उधार शेष है तो सकल हानि आएगा, उसको हम लाभ हानि खाते में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको व्यापार खाते के बारे में जो थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन किया आपके अंदर। अब मैं आपको एक किताब से प्रश्न समझाता हूँ, जरा आप देखिए तो आपको जल्दी ख्याल में आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक प्रश्न है अपनी किताब से ही, उदाहरण है। उदाहरण नंबर 1, भावेश की निम्नलिखित शेषों पर से उसकी बही में 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता तैयार करो। ठीक है, आपको ये बाकी दी गई है इसके अंदर, ये विवरण है उधार जमा। जैसे देखिए स्टॉक कौन सी तारीख यहाँ लिखा है 1/4, तो ये क्या होगा प्रारंभिक। तो प्रारंभिक स्टॉक यहाँ देखिए 40,000 दिया हुआ है, उधार पक्ष में दिया है। खरीदी उधार पक्ष में दिया है 1,64,000। खरीद माल वापसी देखिए जमा पक्ष में 10,000 दिया है। बिक्री आपको दिया है जमा पक्ष में 2,20,000, और बिक्री माल वापसी उधार में दिया है 20,000। मजदूरी दिया है 10,000, और रेलवे नूर आपको दिया है इसके अंदर 8,000। आवक माल गाड़ी किराया है 2,000। और एक आपको अतिरिक्त जानकारी दिया है कि 31/3/15 के दिन माल का स्टॉक की मूल कीमत 44,000 है, जबकि बाजार कीमत 50,000 थी। ठीक है, तो ये अंतिम माल का स्टॉक आपको नीचे समायोजन में दिया है, इसको समायोजन कहा जाएगा। तो यहाँ आपको दिया है। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि दो कीमत दिया है, इसकी मूल कीमत 44,000 है और बाजार कीमत कितनी है 50,000। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो कीमतें दी गई हों अंतिम स्टॉक की, तो हमेशा कम कीमत ध्यान में लेना। 50,000 को ध्यान में नहीं लेंगे, किसको ध्यान में लेंगे हम 44,000 को ध्यान में लेंगे, जो कम कीमत है। अब चलिए, ये आपका सवाल का इस तरह से जो है सकल तलपट दिया रहेगा, उसमें बाकी दी रहेगी। इस पर से आपको वार्षिक हिसाब बनाना होगा। अभी हम खाली क्या सीख रहे हैं, ओनली व्यापार खाता किस तरह से बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रारूप बना के दिएगा। यहाँ पर भावेश का तारीख 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, जैसा हमने कॉलम बनाया विवरण रकम और उधार और जमा, दो पक्ष बना दिया। अब आपको इसमें एक चीज और भी समझ लेना है कि यहाँ पर अगर एंट्री उधार है, अच्छी तरह समझना, अगर यहाँ पर एंट्री उधार दी गई है तो आपको व्यापार खाता बना रहे हो तो उधार में एंट्री आएगी वो, और अगर यहाँ पर जमा दिया है तो व्यापार खाते में जमा आएगी। ये आपको अच्छी तरह दिमाग बैठा लेना है कि व्यापार खाता या लाभानी खाता आप बना रहे हैं तो सकल तलपट में उधार की कोई रकम आ रही है तो हमेशा उधार पक्ष में जाएगी, जमा की रकम होगी तो जमा पक्ष में जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उधार की रकम उधार में जा रही है, उधार की रकम जमा में जा रही है तो माइनस में होगी, या जमा की रकम उधार में जा रही है तो माइनस में होगी, बराबर। अन्यथा इसमें जो भी व्यवहार होगा सीधा सीधा होगा, उधार का उधार जमा का जमा, ये भी आप दिमाग में रखना। तो कभी आपको कोई ऐसा व्यवहार मिल जाए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उधार जमा के आधार पर भी अपना जो है खाते में उसकी एंट्री कर सकेंगे। अब हम उसको भी समझा रहे हैं और देखते जाइए आप। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक माल का स्टॉक किधर दिया, देखिए उधार, तो देखिए हम भी इसको उधार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रारंभिक माल का स्टॉक 40,000 उधार हो गया, जैसे मैंने आपको नमूने में समझाया भी था उधार पक्ष में ही आता है। फिर देखिए खरीदी उधार में है, इसको हम भी उधार करेंगे, और हमने नमूने में भी देखा कि उसमें जो है खरीदी उधार थी, तो ये देखिए खरीदी उधार हो गई 1,64,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर खरीद माल वापसी। अब खरीद माल वापसी कहाँ दिया है, जमा, लेकिन हम क्या करेंगे इसको उधार पक्ष में दर्शाएंगे। हमने जो नमूने में देखा उसमें क्या देखा था कि खरीदी माइनस खरीद माल वापसी, ऐसा लिखा था हमने। तो फिर खरीद माल वापसी जमा है और इसको हम उधार बताएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, देखिए माइनस खरीद माल वापसी 10,000, और घटा के बाहर कितना होगा 1,54,000। उसके बाद आता है बिक्री। अब बिक्री कहाँ दिया है, जमा पक्ष में दिया है तो इसको हम जमा करेंगे। ये देखिए बिक्री जमा पक्ष में आ गया, बराबर। इसमें वापसी इसलिए अंदर रकम लिख दिया, तो 2,20,000। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर बिक्री माल वापसी। अब देखिए बिक्री माल वापसी कहाँ पर दिया है, उधार में, इसको हमको जमा करना है, क्योंकि हमने नमूने में देखा
कि इसके अंदर बिक्री में से माइनस करना है इसको। तो ये देखिए बिक्री में से माइनस, उधार था ना तो यहाँ माइनस हो गया। देखिए बिक्री माल वापसी 20,000 माइनस होके बाहर 2 लाख आया। उसके बाद आता है अगला व्यवहार मजदूरी। अब देखिए मजदूरी कहाँ दिया, उधार, तो इसको हम जानते हैं खरीदी खर्च है, हम भी उधार करेंगे। ये देखिए मजदूरी उधार। फिर उसके बाद देखिए आगे आगे आता है इसके अंदर रेलवे नूर, ये भी खर्च है। कौन सा खर्च है, खरीदी खर्च है, उधार है तो हम भी उधार रखेंगे, रेलवे नूर उधार। फिर उसके बाद आवक माल गाड़ी किराया, ये भी खरीदी खर्च है, हमको नमूने से मालूम पड़ा देख करके, तो ये उधार है तो हम भी उधार पक्ष में लिखेंगे। ये देखिए आवक माल गाड़ी किराया बराबर उधार 2,000। तो इस तरह से आपको एक ये भी समझते चलना है कि जो इसकी बाकियां हैं उधार जमा, उनका लेखा कैसे होता है। तो आपको ध्यान में आ गया है कि व्यापार खाते में उधार को उधार करो, जमा को जमा करो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप उधार को जमा कर रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, और जमा को उधार कर रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे में खाली वापसी के व्यवहार जब लगभग आते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखिए अंत में क्या था कि 31/3 यानी वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक है, उसकी मूल कीमत 44,000 है और बाजार कीमत इसकी कितनी है, 50,000। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 2 कीमत है अंतिम स्टॉक की तो हमेशा कम कीमत को ही ध्यान में लेना, ज़्यादा कीमत को ध्यान लेना नहीं है। तो अंतिम स्टॉक कितना हम गिनेंगे, 44,000। और हमने जो स्पेसिमेन देखा नमूना इसका, तो उसमें हमने देखा कि उसके अंदर अंतिम स्टॉक क्या किया था, जमा। नहीं ध्यान में आए तो ध्यान कर लेना, प्रारंभिक स्टॉक क्या हुआ है, उधार, तो अंतिम स्टॉक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जमा। तो देखिए अंतिम स्टॉक यहाँ 44,000। इस तरह से हमने सारी एंट्री जो सवाल में दिया था उसको हमने लिख लिया। और एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे अपने जो हमने इसका प्रारूप देखा उसके आधार पर। तो प्रारंभिक स्टॉक उधार होता है, खरीदी और वापसी करके उधार होता है, खरीदी के खर्च में मजदूरी, रेलवे नूर, आवक माल उधार होता है, सब उधार हो गया। बिक्री जमा होती है, वापसी हो तो घटा दी जाती है, अंतिम स्टॉक जमा होता है। सबका सब वही आएगा। आप जितनी बार सवाल करेंगे बार बार ये रिपीट होने वाला है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप अच्छी तरह से समझ करेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गया, अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे। तो देखिए जमा पक्ष का टोटल कितना आया, 2,44,000 आया। जमा ज़्यादा है, उसको उधार में लाइए 2,44,000, उसमें से सारी रकम माइनस करिए, और इसको माइनस करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर अंतर आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30,000 का। तो अभी हमने प्रारूप में देखा था कि जमा ज़्यादा हो तो जमा शेष होता है, और जमा शेष यानी क्या होता है, लाभ होता है। तो कौन सा लाभ कहेंगे, इसको सकल लाभ कहेंगे। देखिए सकल लाभ, और इधर आता तो सकल हानि आती। तो सकल लाभ हुआ, कितने का सकल लाभ हुआ, 30,000 का हुआ, ठीक है। कहाँ ले जाने का, लाभ हानि खाते ले गए, बस हो गया। ये आपका व्यापार खाता कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको व्यापार खाता जब बनाना हो तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो आप खाली एक बार अच्छी तरह समझेंगे, आपको तुरंत वो चीज़ सब समझ में आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा खाता हमको सीखना है, लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता देखिए हमने यहाँ तैयार किया, पहले इसको समझ लीजिए। तो लाभ हानि खाते में सबसे पहले आपकी टाइटल देखेंगे, व्यापारी का नाम, तारीख, जो भी अंतिम तारीख होगी 31/3, 15, 16 जो भी दिया हो, के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। इसमें भी 2 पक्ष बनाएंगे, उधार और जमा। विवरण रकम उसी तरह से रहेगा, विवरण रकम उस तरह, यानी जैसे व्यापार खाता का खाता बनाए वैसे सेम हम लाभ हानि का खाता बनाएंगे। अब इसमें माहिती देखिए, अगर व्यापार खाते में हानि हुई है जमा पक्ष में, तो उसको देखिए हम यहाँ उधार पक्ष में लाएंगे, सकल हानि व्यापार खाते से लाए, बराबर। और अगर व्यापार खाते में लाभ हुआ है, यानी कि जो आपने उधार पक्ष में लिखा है, तो यहाँ जमा पक्ष में लिखना पड़ेगा सकल लाभ, उसको यहाँ लिखेंगे व्यापार खाते से लाए। यानी इन दोनों में से कोई भी व्यापार खाते में दिया होगा, हानि हो तो उधार करना, लाभ हो तो जमा करना। अब चलिए पहले उधार समझते हैं। उधार में खर्चों के समझने के लिए आप अगर हेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि आप हेडिंग के अनुसार लिखें, आपको खाली बाकी सही लिखना है, उधार जमा। लेकिन आप हेडिंग से आप तैयार कर सकते हैं, आपको याद हो सकता है ये चीज़। जैसे ऑफिस खर्च देखिए है, तो ऑफिस खर्च में आप प्रबंधकीय खर्च होता है, इसको क्या इसमें क्या आता है, तो कर्मचारी का वेतन आया, कर्मचारी का बोनस आया, किराया है, सब खर्च है। फिर डाक तार खर्च है, बीमा प्रीमियम का खर्च है, कर या टैक्स चुकाया गया वो खर्च है, ऑडिट खर्च है। ऑडिट खर्च होता है हिसाब को जांच कराने का खर्च, जो अकाउंटिंग लिखा जाता है उसको जो चेक करते हैं उसका खर्च को ऑडिट खर्च कहा जाता है, ऑडिट फीस खर्च, ठीक। फिर कानूनी खर्च है, बिजली का खर्च है, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, बराबर। कंपनी जो है कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड काटती है और उसमें अपना हिस्सा मिलाती है, तो जो हिस्सा मिलाती है वो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा है, भी खर्च माना जाता है। मरम्मत खर्च हुआ। तो ऐसे कोई भी खर्च हैं वो सभी कौन से खर्च में आते हैं, ऑफिस खर्च में। फिर उसके बाद आता है बिक्री वितरण खर्च।
अब बिक्री वितरण खर्च में जैसे जावक माल गाड़ी किराया, देखो अपने ने व्यापार खाते में क्या देखा था, आवक माल गाड़ी किराया, वो माल मकाने का खर्चा था, और जावक माल गाड़ी किराया माल भेजने का खर्चा है, तो ये बिक्री खर्च है। ठीक है। सेल्समैन, माल बेचने के लिए हम सेल्समैन रखते हैं और अपना प्रचार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो सेल्समैन को वेतन जो है वो बिक्री खर्च हुआ। सेल्समैन को कमीशन, फिर विज्ञापन करते हैं माल को बेचने के लिए, तो भी बिक्री खर्च है। दिया बट्टा, माल को जो है बेचने के लिए ग्राहकों को बट्टा दिया जाता है, तो ये भी अपना बिक्री खर्च माना जाता है। बट्टा अनामत, शोरूम का खर्च, शोरूम बना करके माल को बेचने के लिए उसके लिए भी एक तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसका खर्चा भी जो है वो बिक्री खर्च होता है। और गोदाम जहाँ पर माल रखा जाता है बेचने के लिए, पैकिंग खर्च, तो ये सारे खर्च कैसे हुए, बिक्री वितरण खर्च हो गए। अब आता है वित्तीय खर्च। वित्तीय खर्च में धंधे में जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी पर ब्याज गिना जाता है, तो वो पूंजी का ब्याज जो है वो खर्च है। और कैसा खर्च है, वित्तीय खर्च है। लोन लिया गया है तो लोन का ब्याज चुकाएंगे, तो लोन का ब्याज भी क्या हुआ, वित्तीय खर्च हुआ। बैंक का कोई चार्ज चुकाने को आ गया, बैंक का कमीशन चुकाने को आ गया, ये सारे खर्चे कैसे हैं, वित्तीय खर्चे हैं। फिर अन्य खर्च और नुकसान। अन्य खर्च और नुकसान में जैसे अपने दान दिए तो दान का अपना खर्च माना जाएगा। फिर संपत्तियों पर घिसाई गिनी गई, बराबर, तो ये सभी अपने आएंगे इसमें। फिर एक अच्छी तरह ध्यान रखना है, डूबत ऋण आता है। तो यहाँ पर डूबत ऋण आपको यहाँ पर मैंने टी लिखा है, टी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, सकल तलपट। अगर आपको सवाल के अंदर सकल तलपट में डूबत ऋण दिया गया है तो आपको उसको लाभांश के उधार पक्ष में यहाँ सबसे ऊपर लिखना है डूबत ऋण टी या डूबत ऋण सकल तलपट। ठीक है। और डूबत ऋण ए लिखा हमने, ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोजन। अगर आपको सकल तलपट के बाहर अतिरिक्त जानकारी में या समायोजन के रूप में आपको डूबत ऋण दिया गया है तो आपको डूबत ऋण जो है कच्ची तलपट या सकल तलपट है उसके नीचे लिखना है डूबत ऋण ए। और अगर आपको समायोजन में ही आपको दिया है कि डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था करो 10%, 5%, ऐसा कुछ दिया है, तो उसको कहेंगे डूबत ऋण अनामत। कैसा, एडजस्टमेंट, समायोजन भी है। तो ये तीनों जुड़ते हैं, ध्यान रखना इसको। अब सब दिए हो जरूरी नहीं है, उसमें से हो सकता है डूबत ऋण ना दिया हो, खाली अनामत दिया हो, अनामत ना दिया हो, डूबत ऋण दिया हो, या सब दिया हो। ठीक है, ये जुड़ते हैं और इनको जोड़ करके डूबत ऋण अनामत टी, ट्रायल बैलेंस, सकल तलपट के जमा पक्ष में डूबत ऋण अनामत दिया रहता है तो इनमें से उसको माइनस कर देना होता है। तो ये टेबल खास ध्यान रखना है, जब डूबत ऋण का आएगा आगे हम प्रश्न करेंगे या प्रश्न को हल करेंगे तो आपको मैं और भी समझाऊंगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि डूबत ऋण जो है, अगर डूबत ऋण में सब अलग अतिरिक्त माहितियाँ दी गई हैं तो ऐसा टेबल बनाना अपने लिए अच्छा रहता है, तुरंत हमारा सवाल समझ में आ जाता है। तो डूबत ऋण टी का मतलब सकल तलपट, सकल तलपट वाला डूबत ऋण, समायोजन वाला डूबत ऋण, समायोजन वाला डूबत ऋण अनामत, तीनों जोड़ करके उसमें सकल तलपट वाला डूबत ऋण अनामत माइनस करके बाहर कर दो, तो ये हुआ। और किसमें, अन्य खर्च में हो जाता है। फिर आता है इसके अलावा चोरी है, आग है, बराबर, या बरसात से कोई भी तरह से नुकसान हुआ है तो नुकसान भी आपको यहीं दर्शा देना है इसी के अंतर्गत। और अब जमा पक्ष में देखिए, जमा पक्ष में आपको सकल लाभ मैंने बताया, अगर व्यापार खाते में लाभ हुआ है तो सकल लाभ जमा करिए। उसके बाद उसमें आय और उपज जो भी हो बताइए, जैसे प्राप्त बट्टा है, प्राप्त कमीशन है, प्राप्त किराया है, प्राप्त दलाली है, प्राप्त आड़त है ना, विनियोग का ब्याज, कहीं पर विनियोग किया उसका ब्याज मिला, दी हुई लोन का ब्याज है, और आहरण किया गया है, कंपनी धंधे में से कोई आहरण किया है मालिक तो उसका ब्याज चुकाएगा तो धंधे को मिलेगा, तो आहरण का ब्याज। डूबत ऋण, अपने डूबत ऋण हो गया था वो वापस मिल रहा है तो डूबत ऋण वापसी की रकम यहाँ दर्शाएंगे। कोई संपत्ति बिक्री से लाभ हो गया है, फुटकर कोई आय हो गई है, उम्मीदवार का प्रीमियम। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने धंधे या अपने इकाई के अंदर किसी भी कर्मचारी को जो है उसको काम देकर के उसको काम सिखाती है, तो ये सिखाऊ उम्मीदवार है, सिखाऊ कर्मचारी है, उसको वेतन देती नहीं, उससे बल्कि उससे जो है प्रीमियम वसूल करती है, तो उम्मीदवार का प्रीमियम इसको हमेशा आवक गिनने का है। ठीक है, खर्च नहीं है। जैसे बीमा प्रीमियम खर्च है, लेकिन उम्मीदवार का प्रीमियम क्या गिनना है, आपको आवक के रूप में गिनना है। और इस तरह से आवक और खर्च बता करके इसका टोटल करेंगे तो वहाँ सेम कंडीशन है, अगर जमा ज़्यादा है तो जमा शेष हुआ तो उधार पक्ष में आएगा शुद्ध लाभ। कहाँ ले जाते हैं इसको, पूंजी खाते ले जाते हैं। और उसी तरह से उधार का ज़्यादा है, उधार शेष आया तो यहाँ पर आएगा जो है इस तरफ में जमा पक्ष में शुद्ध हानि होती है, इसको पूंजी खाते ले जाते हैं। आप दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजी में से हानि माइनस होती है
और अगर लाभ हुआ है तो पूंजी में प्लस होता है, उसको हम पक्की तौर में देखेंगे तब। तो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, लाभान खाता का पत्रक जब आप या लाभान खाता बनाएंगे तो इसमें आपको खाली हेडिंग याद रखना है, ऑफिस खर्च, बिक्री वितरण खर्च, वित्तीय खर्च और अन्य खर्च, बराबर। इनको आपको उधार कर देना है, यानी सारे खर्चे आपको उधार कर देना है और सारी आवक आपको जमा कर देना है। इसमें खाली कौन सा खर्च नहीं है, खरीदी खर्च, वो कहाँ गया, व्यापार खाते में उधार हो गया। और इन खर्चों में क्या क्या है वो खाली आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि सारे खर्च किस तरह से होते हैं। अब दूसरा नंबर ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि सकल तलपट में ये सारे खर्चे उधार किए होंगे, इसलिए आप भी उधार करेंगे, और ये सारी आवक जमा दी होगी तो इसलिए आप भी जमा करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा इससे संबंधित थोड़ा प्रश्न और देख लेते हैं कि लाभांश का पत्रक और लाभांश खाता जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसमें प्रश्न देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि आपने बुक में उदाहरण नंबर 2 देखो दिया गया है। अब यहाँ पर आपको दिया कि धवल की 31/3/15 के दिन सकल तलपट की कुछ शेष यहाँ दिए गए हैं, उस पर से लाभांश खाता बनाइए। तो अब लाभांश खाता बनाना है। अब यहाँ पर आपको उधार जमा भी नहीं दिया है, खाली आपको शेष दे दिया गया है, बराबर। तो फिर इसको आपको पहचान लेना है, इसके अंदर आवक कौन सी है, जावक कौन सा है, उसके आधार पर लिखना पड़ेगा। अब सकल लाभ है, देखिए तो हमने प्रारूप में देखा कि सकल लाभ कहाँ आता है, लाभांश खाते के जमा पक्ष में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर धवल का 31/3/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का लाभांश खाता बनाया, उधार जमा 2 पक्ष हुआ, देखिए जमा पक्ष में सकल लाभ 70,000 आ गया, बराबर। फिर जावक माल गाड़ी किराया खर्च है, तो खर्च है हमेशा, जैसे आवक माल खर्च है वैसे जावक माल भी खर्च है। कौन सा खर्च है, बिक्री खर्च है ये, तो हमको हेडिंग नहीं करना है, सीधा लिख देना है खाली। तो जावक माल गाड़ी किराया खर्च है, ये देखिए उधार हो गया, उधार में आ गया। डाक खर्च ये भी खर्च है, उधार होगा। वेतन खर्च है, उधार होगा। फुटकर खर्च ये भी खर्च है, उधार होगा। बीमा प्रीमियम खर्च है, उधार होगा। ऑफिस खर्च उधार होगा। प्राप्त लिखा है, प्राप्त यानी आवक हो गया तो ये जमा होगा, प्राप्त बट्टा। फिर प्राप्त कमीशन जमा होगा। दिया बट्टा खर्च है, उधार होगा। आग प्राप्त ब्याज आवक है, जमा होगा। फिर उसके बाद डूबत ऋण खर्च है, उधार होगा। बैंक चार्जेस खर्च है, उधार होगा। मुसाफरी खर्च उधार होगा, खर्च है। विज्ञापन खर्च उधार करेंगे। ऑडिट खर्च उधार करेंगे। लोन का ब्याज चुकाया उधार करेंगे। तो सारी एंट्री करने के बाद फिर हम इसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर टोटल में देखिए इसका जो है जमा पक्ष का योग है 79,79,000 आ रहा है, उसको उधार में लाएंगे और यहाँ पर हम इसको घटा करके डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए अंतर आ रहा है 46,200, ये हुआ शुद्ध लाभ। जमा शेष आ रहा है, जमा ज़्यादा है उधार कम है, तो उधार में कितना कम है 46,200, तो शुद्ध लाभ पूंजी खाते ले गए। तो विद्यार्थी मित्रों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि खर्चे सारे उधार करो, आवक सारे जमा करो, तो आपका लाभांश खाता तैयार हो गया। यानी एक बार आपको उधार जमा यहाँ नहीं भी दिया है तो आप उसके आधार पर खर्च और आवक से भी आप इसका खाता बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपने देखा कि लाभांश खाता और व्यापार खाता को किस तरह से तैयार किया जाना है। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि दूसरा एक प्रश्न लेते हैं जिसके अंदर दोनों बनाना हो। ये देखिए एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर पूनम की 31/3/15 की सकल तलपट आपको दी गई है और उसमें कुछ शेष बताए गए हैं, उस पर से व्यापार खाता तैयार कीजिए। और आपको ये परिचालन दिया है लेकिन आपको क्या बोलना, लाभांश खाता तैयार कीजिए, ऐसा आप मान के बनाइए। तो इस तरह से 2 खाते आपको इसमें बनाने को बोला है। तो मैं आपको पहले समझा दूँ, इसके अंदर ये रकम यहाँ विवरण रकम सब दिया है इसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे स्टॉक दिया है, अब आपको 2 चीज़ बनाना है, व्यापार खाता भी बनाना है, लाभांश खाता भी बनाना है। तो व्यापार खाता में क्या जाएगा, लाभांश खाते में जाएगा, पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए प्रारंभिक स्टॉक है, व्यापार खाते में जाता है, तो खाता यहाँ बना देने का है। पूनम का 31/3 का पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, और यहाँ पर पूनम का 31/3/15 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभांश खाता। दोनों खाते तैयार हो गए इसके अंदर। और फिर उसके बाद आपको इसमें एंट्री बता देना है। तो यहाँ पर देखिए 1/4/14 प्रारंभिक स्टॉक है, तो हमने पीछे प्रारूप में देखा प्रारंभिक स्टॉक क्या होता है, उधार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर व्यापार खाते में उधार हो गया। तो मैं एक बार खाली एंट्री बोल देता हूँ, खाली आप समझें ध्यान से। खरीदी व्यापार खाते में उधार होती है। बिक्री व्यापार खाते में जमा होती है। खरीद माल वापसी खरीदी में से माइनस करेंगे। बिक्री माल वापसी बिक्री में से माइनस करेंगे। आवक माल गाड़ी किराया खरीदी खर्च है, तो व्यापार खाते उधार होगा। जावक माल गाड़ी किराया बिक्री का खर्च है, तो लाभांश खाते में उधार होगा। मजदूरी खरीदी खर्च है,
तो खरीदी खर्च है तो लाभान सॉरी व्यापार खाते में उधार होगी। रेलवे नूर भी खरीदी खर्च है, व्यापार खाते उधार होगी। वेतन प्रबंधकीय खर्च में लिखेंगे, यानी कहाँ आएगा, लाभान खाते उधार में जाएगा। सामान्य खर्च ये भी प्रबंधकीय में लिखेंगे इसको, यानी ये भी लाभान खाते में उधार होगा। दिया कमीशन बिक्री खर्च है तो लाभान खाते में उधार करेंगे। दिया बट्टा भी बिक्री खर्च है, लाभान खाते में उधार होगा। चुकाया किराया भी लाभान खाते में उधार होगा। फिर उसके बाद जाता है प्राप्त किराया, आवक है, लाभान खाते में जमा होगा। फिर दीर्घकालीन लोन का ब्याज दिया है तो लोन का ब्याज है तो अपने चुका रहे हैं तो ये भी अपना खर्च है, तो इसको भी क्या करेंगे, उधार करेंगे। फिर प्राप्त ब्याज अपनी आवक है तो लाभान खाते में क्या करेंगे, जमा। और अस्थायी संपत्तियों के विक्रय से हानि यहाँ पर दिया गया है, तो ये अस्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि दिया है तो इसको हम यहाँ पे परिचालन आपसे पूछा गया है, कोई परिचालन लाभ निकालना है आपको, तो फिर इसको हम अपने जब खाता बनाएंगे इसके अंदर इसकी बाकी बताएंगे, उधार पक्ष में दर्शा देंगे। और अस्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ दिया गया है तो लाभ इसका उल्टा बताएंगे, यानी जमा पक्ष में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ढंग से पूछा गया है परिचालन। यहाँ पूछा गया देखिए कि कार्यक्षमता से जुड़ा हुआ परिचालन लाभ दर्शाए इस तरह से लाभान का खाता बनाइए। तो आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसमें साधारण लाभान खाता बनाना है, लेकिन यहाँ आपको जानकारी के लिए खाली दिया कि परिचालन लाभ कैसे बनाना है वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ सारी विगत हमने चर्चा कर दिया। ये देखिए व्यापार खाते में सारी चीज़ें देखिए बता दिया, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, मजदूरी, रेवेन्यू, और इधर बिक्री और अंतिम स्टॉक, ये तो कंप्लीट हो गया आपका। और इसमें क्या मिला, सकल लाभ मिला। देखिए तो सकल लाभ 4,36,600 आया और उसको लाभान खाते में लाए। जमा पक्ष में सकल लाभ यहाँ दर्शा दिए और उधार पक्ष में खर्चे बता दिए, जावक माल, गाड़ी किराया हुआ, वेतन हुआ, सामान्य खर्च हुआ, दिया कमीशन, चुकाया किराया, दिया बट्टा, बराबर। तो इसने परिचालन जो पूछा है खाली उसके लिए इसने 2 भाग कर दिया इसके अंदर, नहीं तो हम एक ही भाग में पूरा कर देते इसको शुद्ध लाभ निकाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 2 भाग कर दिया है, तो इसने यहाँ तक के खर्चों को क्या किया इसने, यहाँ परिचालन लाभ निकाल दिया यहाँ पर, जबकि हमारा शुद्ध लाभ आता है। तो परिचालन लाभ निकाल करके और उसको जो है उधार पक्ष में निकलाते हैं। देखिए जमा पक्ष में 390 ले आए, 390,200, यही चीज़ को यहाँ ले आए। और फिर यहाँ पर क्या बता दिए, दीर्घकालीन लोन का ब्याज, ठीक है, वहाँ स्पष्ट अलग से दिया हुआ है। अस्थायी संपत्ति बिक्री से हानि यहाँ बता दिया। और उसके बाद इस तरफ में जो है प्राप्त किराया और प्राप्त ब्याज, उसको दोनों यहाँ बता दिया आवक के रूप में। और फिर अस्थायी संपत्ति विक्रय से लाभ यहाँ बता दिया, फिर उसका टोटल किया तो जमा ज़्यादा है, उधार पक्ष में अंतर है। अब यहाँ पर शुद्ध लाभ आया 3,90,000, यानी इन्होंने 2 भाग करके बताया है। और अगर आपको परिचालन लाभ नहीं होता तो ये सलम करके इकट्ठा एंट्री करके और सीधा यहाँ पर हम क्या निकाल देते, शुद्ध लाभ निकाल देते। तो इस तरह से आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया है। बाकी आपको एंट्री जो है शुद्ध लाभ कैसे निकालना है उसके बारे में आपको लाभान और व्यापार खाता बना करके तैयार करना होता है। तो इस तरह से अपने 2 पक्ष देख लिए इसके अंदर कि सवाल के अंदर व्यापार खाता और लाभान खाता, अपना जो प्रारूप रहेगा उसको ध्यान रखना। अपना प्रारूप ये हो गया आपका व्यापार खाते का और ये प्रारूप आपका हो गया लाभान खाते का। ये पत्र का या ये खाता आपको अच्छी तरह तैयार करके समझ लेने का है। उसके बाद एक अंतिम खाता इसमें देख लेते हैं और वो है पक्की तलपट। अब पक्की तलपट में क्या है, देखिए पक्की तलपट का हेडिंग होगा श्री व्यापारी का नाम, तारीख 31/3/15/16 जो भी हो के दिन की पक्की तलपट। और इसमें 2 पक्ष बनाएंगे अपने, जिसमें बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। यहाँ पर उधार जमा नहीं लिखेंगे, तो बायां पक्ष जो होगा वो पूंजी दायित्व का होगा और रकम का कॉलम होगा। फिर दाहिना पक्ष जो होगा वो संपत्ति लेना का होगा और वो रकम का होगा। ये भी आपके लिए समझ में आएगा। पहले पूंजी दायित्व है तो पहले पूंजी लिखिए, फिर पूंजी में साल भर में कोई वृद्धि हुई तो उसको जोड़िए, और पूंजी पर ब्याज गिना गया तो उसको जोड़िए, और अगर आपको लाभान खाते में शुद्ध लाभ हुआ तो इसमें जोड़िए। और इनको जोड़ करके उसमें से वर्ष दरमियान जो आहरण हुआ है उसको, और आहरण का ब्याज, और उस या लाभ नहीं है तो शुद्ध हानि हुई होगी तो शुद्ध हानि, इनको जोड़ करके इनमें से घटा दीजिए। तो ये टोटल में से ये घटाएंगे तो बाहर रकम आएगी, वो शुद्ध पूंजी हो जाएगी। फिर उसके बाद सामान्य नामत वगैरह दिया तो यहाँ दर्शाइए। फिर गैर चालू जिम्मेदारियाँ हमने हेडिंग किया है, आपको हेडिंग नहीं करना है तो आप सीधा रकम जो है बता सकेंगे। तो उसके अंदर जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर है, बराबर, जो अपना दायित्व है। चालू जिम्मेदारियां है के अंदर जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, फुटकर लेनदार है, देनी हुंडी है, चुकाना शेष खर्च है, अग्रिम प्राप्त आय है, या कर का प्रावधान किया गया है, कर, प्रोविडेंट फंड, बराबर। तो ये सारी बातों को आपको दायित्व पक्ष में, यानी देना है तो दायित्व पक्ष में बताना है आपको। और दूसरा संपत्ति पक्ष में आपको
यहाँ पर जैसे हेडिंग है गैर चालू संपत्तियों में, इसमें स्थिर संपत्ति है, ख्याति, जमीन, मकान, पट्टे रखी संपत्तियाँ, यंत्र, फर्नीचर, ये सब आ गए। फिर सरकारी प्रतिभूति में कोई विनियोग किया गया है तो विनियोग भी अपनी संपत्ति के रूप में गिनी जाती है। चालू संपत्तियां है, अंतिम स्टॉक है, फुटकर देनदार, यहाँ पर ध्यान रखना, रोकड़ शिलक है, बैंक शिलक है, मिलना शेष कोई आय है। फिर लोन और धिराण में जैसे को अपने ने जो है धंधे ने अपने कर्मचारी को कोई ऋण या लोन दिया है, दी गई लोन, इसके अलावा लेनी हुंडियाँ, अग्रिम चुकाया कोई खर्च है, अपलिखित नहीं किया खर्च जैसे कि प्रसारित राजस्व खर्च है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ बतानी है। अब आपको मैं बताऊं कि सकल तलपट में ये आप जो लिखेंगे तो ध्यान रखना कि जो आप दायित्व लिखेंगे वो हमेशा सकल तलपट में जमा होगा। देखिए बैंक लोन आपको सकल तलपट में जमा पक्ष में दी रहेगी तो आप कहाँ लाएंगे, दायित्व में लाएंगे। डिबेंचर जमा में दिया रहेगा, आप दायित्व में लाएंगे। यानी ये जो जमा से आप सकल तलपट में जो जमा होगा वो यहाँ पर आपके दायित्व पक्ष में आएगा, और सकल तलपट में जो उधार होगा वो आपके यहाँ संपत्तियों में आएगा। तो इस तरह से आपको सकल तलपट दी गई है, तो सकल तलपट पर से जो एंट्री लाभान व्यापार खाते में जाएगी वो सीधे उधार की उधार होगी, जमा की जमा होगी। लेकिन उसमें से जो एंट्री पक्की तलपट में आने वाली होगी वह एंट्री अगर जमा है तो दायित्व पक्ष में आएगी, अगर वह एंट्री उधार है तो संपत्ति पक्ष में आएगी। तो आपको उधार जमा पक्ष के आधार पर भी आपको ये समझ में आएगा। तो इस तरह से पक्की तलपट का नमूना भी आपको मैंने यहाँ पर संक्षिप्त में बनाकर बताया कि किस तरह इसका नमूना तैयार किया जाता है। और उसके बाद अब इसमें दोनों प्रकार के अपने मतलब पक्की तलपट के और व्यापार खाते के और लाभांश खाते के ये सारे हमने देखे। अब मैं आपको एक प्रश्न खाली यहाँ समझा देता हूँ, जरा देख लीजिए आप भी इसके अंदर। एक यहाँ प्रश्न है उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 में आपको वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए ऐसा बोला है। अगर आपको वार्षिक हिसाब बोला है तब आपको तीनों खाते यहाँ तैयार करने हैं। तो तीनों खाते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, व्यापार खाता, लाभानी खाता और पक्की तलपट। अब यहाँ आपको देखिए पूरा का पूरा ये जो है सकल तलपट दिया है। मैं आपको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप सकल तलपट समझेंगे कैसे। तो ध्यान से सुनिएगा जरा इसको, तो आपको समझ में आएगा। हमारे पास 3 खाते बनने वाले हैं। तो पहले आप प्रारंभिक स्टॉक देखिए, तो आपने जो पीछे पढ़ा तो उसके आधार पर प्रारंभिक स्टॉक जब भी दिखे व्यापार खाते में जाएगा। और व्यापार खाते में कहाँ जाएगा, ये देखिए उधार है तो उधार जाएगा, बराबर। उसके बाद पूंजी और आहरण, मैंने अभी आपको समझाया कि पूंजी और आहरण ये ना व्यापार में जाएगा ना लाभांश में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, पक्की तलपट में जाएगा। तो पक्की तलपट में कैसे जाएगा, तो पक्की तलपट में हमने देखा कि जमा वाला दायित्व में जाता है, उधार वाला संपत्ति में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पक्की तलपट में जमा वाला पूंजी है, तो पूंजी तो कहाँ आएगा, दायित्व में आएगा। और आहरण जो है इसको उधार है तो संपत्ति में जाना चाहिए, तो यहाँ नहीं यही आनेगा, तो ये देखो माइनस में आएगा, घटाओ आहरण। तो इसका कोष्टक जो है आपको ध्यान रखने का है कि पूंजी में से आहरण घटा के बताया जाता है, इसलिए इसको यहीं दर्शा देंगे। तो इस तरह से पूंजी आहरण हो गया। मकान संपत्ति है, आपको पढ़ते ही मालूम पड़ेगा, और ये पक्की तलपट में जाता है। तो किस तरफ है, उधार, तो आप कहाँ लिखेंगे, संपत्ति में। मैंने आपको पहले बताया उधार यानी संपत्ति में लिखेंगे। यंत्र ये भी संपत्ति है, उधार संपत्ति में जाएगा। फर्नीचर फिटिंग संपत्ति है, ये भी संपत्ति में जाएगा, उधार बाकी देखो दिया हुआ है। अब खरीदी बिक्री दोनों दिया देखो, तो खरीदी बिक्री दोनों है, तो फिर इसको हम कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते में खरीदी बिक्री आती है। उधार में, जमा में, तो ये देखिए उधार वाला खरीदी है, जमा वाला बिक्री है। फिर मजदूरी व्यापार खाते में, उधार वाला है, उधार में जाएगा। आवक माल गाड़ी किराया खरीदी खर्च है, ये भी व्यापार खाते में जाएगा, उधार में। खरीद वापसी है, खरीदी में से माइनस हो जाएगा, देखिए। बिक्री वापसी है, बिक्री में से माइनस हो जाएगा। दिया बट्टा खर्च है, खरीदी के अलावा खर्च है, तो लाभांश खाते में उधार हो जाएगा, जाके उधार है तो उधार हो जाएगा। प्राप्त बट्टा आवक है तो जमा हो जाएगा, देखो जमा है तो लाभांश खाते में जमा हो जाएगा। वेतन खर्च है तो लाभांश खाते में उधार हो जाएगा। विज्ञापन खर्च है, लाभांश खाते में उधार हो जाएगा। किराया और कर लाभांश खाते में उधार हो जाएगा। प्राप्त ब्याज आवक है तो लाभांश खाते में जमा हो जाएगा। देख लिए, बाकी खास देखते जाना, जमा का जमा, उधार का उधार। हाथ पर शिलक, अब ये पक्की तलपट का है तो उधार है तो संपत्ति में चला जाएगा। बैंक शिलक उधार है तो संपत्ति में चला जाएगा। लेनी हुंडी उधार है तो संपत्ति में चली जाएगी। देनी हुंडी जमा है तो दायित्व में चला जाएगा, बराबर। और उसके बाद जो है देनदार उधार है तो संपत्ति में चला जाएगा। लेनदार जमा है तो दायित्व में चला जाएगा।
आपको मैंने बाकी उधार जमा के आधार पर भी बताया कि किस तरह से आप उधार जमा के आधार पर भी कर सकते हैं, और या तो देना लेना करिए। देनदार का मतलब क्या होता है? लेना। लेना कहाँ लिखना है आपको? संपत्ति में। और लेनदार का मतलब क्या होता है? देना। देना कहाँ लिखते हैं? दायित्व भी लिखते हैं। तो आप नियम से लिखेंगे तो भी आपको उस तरह से लिखना है। और एक यहाँ माहिती दिया है, देखिए कि 31/3 यानी वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक जो है उसकी मूल कीमत 10,000 थी और बाजार कीमत 12,000 थी। मैंने आपको इसके पहले समझाया कि अगर अंतिम स्टॉक की दो कीमत है तो कौन सी कीमत लोगे हम? अच्छा ध्यान में, कम कीमत। तो दोनों में से कम कीमत कौन सी है? 10,000। तो ये 10,000 आप ध्यान में लोगे। तो 10,000 जो अंतिम स्टॉक है इसके दो असर बताओगे। एक आपको व्यापार खाते में बताना है, जैसे आपने नमूने में देखा, जमा पक्ष में, और इसकी एक दूसरी असर भी जाएगी, समायोजन है इसलिए वो पक्की तर्पण के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा अंतिम स्टॉक। ठीक है, अब हम खाली उसका आंसर देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप प्रश्न में, ये देखिए यहाँ पर आपको सबसे व्यापार खाता बनाया गया है, लाभांश खाता बनाया गया है और पक्की तर्पण बनाई गई है। आप पहले तीनों खाता बना लेंगे और फिर क्रमशः एंट्री आप करते जाना है आपको। तो अब देखिए इसके अंदर हमने चर्चा कर दिया है। प्रारंभिक स्टॉक देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर खरीदी माइनस वापसी दिख रही है, मजदूरी, आवक माल, गाड़ी किराया। ठीक है, यहाँ बिक्री माइनस वापसी के साथ अंतिम स्टॉक, फिर अंतर निकाला, 1,50,000 अंतर आया, ये हुआ सकल लाभ। लाभांश खाते ले गए। अब ये लाभांश खाते ले गए सकल लाभ, तो देखिए ये देखो यहाँ पर आ गया, लाभांश खाते के उधार में था जमा में आ गया। देखिए सकल लाभ व्यापार खाते से लाए, हो गया। फिर देखो दिया बट्टा खर्च है, वेतन खर्च है, विज्ञापन खर्च है, किराया, स्टेशनरी, ये सब हमने चर्चा किया अभी। और इस तरफ में प्राप्त बट्टा और प्राप्त ब्याज आवक है। इसको लिखने के बाद इसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर डिफरेंस आया 91,000। वो क्या है? शुद्ध लाभ आया। पूंजी खाते ले गए, तो मैंने आपको चर्चा किया था कि शुद्ध लाभ पूंजी में जुड़ती है और शुद्ध हानि पूंजी में घटती है, बराबर। तो ये पक्की तलपट बनाए। ये देखिए पूंजी लिखा 2 लाख, उसमें लाभ जोड़ दिया 91,000, टोटल हो गया 2,91,000। आहरण आपको दिया हुआ है आपके सकल तलपट में, तो माइनस हो गया। देखिए तो माइनस कितना हुआ? 12,000, तो 12 आया 2, 79,000। उसके बाद इसमें दायित्व में है, तो देनी हुंडी है, लेनदार है, उसको यहाँ दर्शा दिए। और संपत्ति में ये आपके कहाँ दिया होगा? वहाँ पर जमा पक्ष में दिया होगा। ठीक है, और ये सब उधार पक्ष में दिया है। मकान है, यंत्र है, फर्नीचर है, सब गैर चालू संपत्तियाँ हैं। और चालू संपत्ति में हाथ सिलक है, बैंक शेष है, लेनी हुंडी है और देनदार। ये देखिए अंतिम स्टॉक, इसकी दो असर देख लीजिए। अंतिम स्टॉक हमने यहाँ लिखा 10,000 रुपया, जो आपको समायोजन में अलग से दिया था। और दूसरा अंतिम स्टॉक देखो यहाँ लिखा 10,000, वही चीज़ यहाँ लिख देना है। इसकी एंट्री 2 बार करना है। और फिर इसके बाद टोटल करेंगे आप, तो दोनों पक्ष का योग यहाँ बराबर आएगा, यहाँ अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखना है। आप जब वार्षिक हिसाब पूरा करेंगे तो पक्की तलपट जब बनाएंगे तो पक्की तलपट का दोनों पक्ष का योग आपको कैसा आना चाहिए? एक समान आना चाहिए। तो आपका प्रश्न पूरा सही हो जाता है। देखिए यहाँ कितना आ रहा है? संपत्ति में 3,45,000, दायित्व में 3,45,000। तो इस तरह से आपको मैंने ये तीनों जो है पत्रक या तीनों खाते, व्यापार खाता, लाभांश खाता और पक्की तलपट, ये कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बार बहुत ही ध्यान से दोनों खातों को और पक्की तलपट को उसका पहले अध्ययन करें अच्छी तरह से। फिर आपकी किताब में जो मैंने उदाहरण समझाया इसके अंदर, तो ये उदाहरण में आपको मैंने लगभग 1 से 4, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इस तरह हमने उदाहरण इसमें देखा। तो उस उदाहरण के आधार पर आपको व्यापार खाता, लाभांश खाता, ठीक है, और पक्की तलपट तो किस तरह से बनाना है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। और धीरे धीरे आप इस तरह प्रश्न समझेंगे आगे, तो आपको इसमें एंट्री करना भी अच्छी तरह से आ जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम जो है ये वार्षिक हिसाब में सवाल किस तरह से और करेंगे, उसमें समायोजन कैसे लेंगे ध्यान में हम, इनका समायोजन जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे, समायोजन के बारे में। और इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, व्यापार खाता, फिर लाभांश खाता, फिर पक्की तलपट। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे तो आपको सीखने में बहुत सरलता रहेगी। और एक बार ये चीज़ आपके समझ में आ गया तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और आपका ये अकाउंटिंग या अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। चलिए अगली बार फिर से मिलेंगे हम लोग इसमें नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।